बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा असल नाम ग्राहम है, बोलो। जूलिया ने कहा। उसका फिक्र ख़त्म होते उसका बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और कमरा आर्नल्ड की हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जूलिया ने हंजर उसकी गाल पर चलाया। उसकी गाल पर हादसा बड़ा कट लग गया। उस लम्हे आर्नल्ड ने एक बार फिर लाशवरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान के दोनों हाथों के दबाव ने उसे इस इरादे से बाज रखा। बोलो, ग्राहम है तुम्हारा नाम, बोलो। जूलिया ने एक बार फिर घराते हुए कहा। इस बार कमरा आर्नल्ड की हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्दनाक चीख से गूंज उठा। जूलिया ने इस बार उसके एक आंख का ढेला हंजर मारकर काट दिया। आर्नल्ड ने चीखते हुए दोनों टांगें पूरी कुव्वत से उठाकर जूलिया को जड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन जूलिया तेज़ी से साइड पर हो गई। उसके साथ ही उसकी एक टांग महसूस अंदाज में मुड़कर आगे बढ़ी और कमरा एक बार फिर आर्नल्ड की चीख से गूंज उठा। बोलो, ग्राहम है तुम्हारा नाम, बोलो। जूलिया के लहजे में गराहट बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ, मेरा नाम ग्राहम है, मगर तुम कौन हो? रुक जाओ, तुम इंतहाई सफाक हो, रुक जाओ। ग्राहम ने इस बार हिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा, क्योंकि उसकी एक आंख के साथ साथ एक टांग भी बेकार हो चुकी थी। जूलिया ने उसके घुटने पर इस तरह ज़रब लगाई कि उसकी टांग बेहिसो हरकत हो गई। वो लिबार्टी मार्को में कहाँ है जहाँ तुमने राल्फ के जरिए ग्रेटलैंड से हासिल होने वाला फार्मूला भिजवाया था? कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। जूलिया ने चीखते हुए पूछा। उसके साथ ही उसका हाथ घूमा और ग्राहम का एक कान जड़ से कटकर नीचे जा गिरा और ग्राहम के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। बोलो, वरना दूसरी आंख भी निकाल दूंगी, भूलो, जूलिया ने कहा। उसके साथ ही उसने हंजर से उसकी गर्दन पर कट लगा दिया। ग्राहम की हालत अब इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। उसका चेहरा और पूरा जिस्म पसीने से शराबोर हो रहा था। चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसे हो गया। एक आंख जो बच गई वो उसे बार बार खोल रहा था और बंद कर रहा था। उसके साथ ही उसने इस तरह सांस लेना शुरू कर दी जैसे सांस उसी गले से निकलते उसे बेपनाह तकलीफ दे रहा हो। बताओ, मार्को में कहाँ है लिबार्टी, बताओ। बताता हूँ, रुक जाओ, फारगार्ड से रुक जाओ, शराब दो मुझे, मैं बताता हूँ, ग्राहम ने हिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा। जल्दी बताओ वरना, जूलिया ने हंजर से उसकी गर्दन की दूसरी तरफ कट लगाते हुए कहा। मार्को में है, मार्को में। कैथराइन को उसका पता है, मुझे उसने हुक्म दिया था। वो लिबार्टी की बैरूनी इंचार्ज है, उसने मुझे हुक्म दिया। वो कैथराइन है, कैथराइन एयर क्लब की मालिका, वो कैथराइन है, कैथराइन। ग्राहम ने हिजानी अंदाज में चीखते हुए कहा और आखिर में उसकी आवाज़ डूब गई। वो तकलीफ की इंतहाई शिद्दत से आखिरकार बेहोश हो गया। इसे ख़त्म करो, जल्दी करो, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। तो जूलिया ने इंतहाई सफाकी से हंजर उसकी शहरग में उतार दिया। आओ लाजमन, जहाँ से कोई खुफिया रास्ता निकलता होगा, आओ जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वो एक तरफ मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ग्राहम क्लब से कुछ फासले पर मौजूद एक गली में पहुँच गए। इस खुफिया रास्ते में कोई आदमी मौजूद ना था। जाहिर है ये ग्राहम के अपने आने जाने का रास्ता था। वहाँ उसे किसी हिफाजत की ज़रूरत महसूस ना होती होगी। आओ, हमने मेकअप तब्दील करना है और लिबास भी, वरना ग्राहम की मौत के बाद उसकी गुंडे और बदमाश हमें तलाश करने के लिए पूरे शीटलैंड में फैल जाएंगे और फिर हमने अपने साथियों से भी गार्डन में जाकर मिलना है ताकि मार को पहुँच सके, इमरान ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता आगे सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। तुमने अभी जल्दी की है, वरना मैं उसकी एक ड्रग कार्ड डालती, जूलिया ने इमरान के पीछे आते हुए कहा। तुम जब इस सफाकी पर उतर आती हो तो यकीन करो मेरा दिल भी काम फूटता है। हकीकतन मुझे अपनी फ़िक्र लाहक हो जाती है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। इमरान ने बड़े सहमे हुए लहजे में कहा। तुम भी कभी मेरे खिलाफ बकवास करके देख लो, फिर देखना क्या हासिल होता है तुम्हारा, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, मैं तो बेचारा फर्माबरदार और ताबेदार किस्म का आदमी हूँ। ये तो तनवीर है जो तुम्हारी घर की सह जाता है, घुर की सह जाता है। मुझे तो अगर तुम मौसली नज़रों से ही देख लो तो मेरा तो दिल डूब जाता है, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेएहतियात तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम क्यों खामखा की खुशफहमी में मुब्तला हो? तुम्हारा दिल होता तो न जाने अब तक क्या हो चुका होता, जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्यों? पुलाव खा चुके होते हैं बाप, फातिहा हो चुकी होती और क्या होता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने एक खाली टैक्सी को हाथ देकर रोक लिया। फिर इस कदर जल्दी से टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया जैसे उसे खौफ हो कि जूलिया अभी उकब से उसे गोली मार देगी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेज़ के पीछे बैठे हुए भारी जिस्म के आदमी ने चौंक कर सर उठाया। कमरे में एक लहीम शहीम लेकिन इंतहाई वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी नुमाया थी। उसने ग्रे रंग का सूट पहन रखा था। उसकी फ्राह पेशानी और आंखों में मौजूद चमक उसकी जहानत को जाहिर कर रही थी। उसके पीछे बैठे हुए भारी जिस्म के आदमी ने उसे अंदर आते देखकर बेएहतियात एक तवील सांस लिया। फिर सामने मौजूद फाइल को बंद करके उसने अपनी पुश्त कुर्सी की पुश्त से लगा दी। आओ फाकिर बैठो, उस अधेड़ उम्र आदमी ने कदरे स्पार्ट लहजे में कहा। थैंक यू फिशर, आने वाले ने खुश्क और स्पार्ट लहजे में कहा और मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। क्या एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हो? फिशर ने पूछा। मैं तो सीधा आ रहा हूँ, लेकिन ग्रुप को मैंने होटल लाड भिजवा दिया। क्या मसला है? तुमने इंतहाई इमरजेंसी कॉल की है? इसके अंदर इमरजेंसी कि मुझे और मेरे ग्रुप को सब कुछ छोड़ छाड़ कर खसूसी चार्टर्ड तैयारी से आना पड़ा, फाकर ने जवाब देते हुए कहा। तुम ब्लैक थंडर की टॉप एजेंटों में से एक हो, इसलिए तुम्हें कॉल किया गया, फिशर ने कहा। लेकिन हुआ क्या? क्या इमरजेंसी हो गई है? फाकर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा।
ब्लैक थंडर के सेक्शन सी मोर का हेडक्वार्टर और उसके तहत एक अहम तरीन लिबर्टी शदीद खतरे में है, फिशर ने जवाब देते हुए कहा तो साकर बेएहतियात चौंक पड़ा। चलो, हेडक्वार्टर और लिबर्टी दोनों शदीद खतरे में है, ये कैसे हो सकता है? साकर के चेहरे पर पहली बार हैरत के तासुरात उभरे। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ और ये भी बता दूँ कि सेक्शन हेडक्वार्टर ने रेड अलार्म दे रखा है, इसलिए तुम्हें कॉल किया गया और तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि टॉप एजेंट को कॉल ही उस वक्त किया जाता है जब सेक्शन हेडक्वार्टर रेड अलार्म दे दे। फिशर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम है, लेकिन हुआ क्या, तफसील तो बताओ। फाकर ने कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने मारूफ एजेंट अली इमरान की सरकर्दगी में लिबर्टी, जिसे राडार लिबर्टी या आर लिबर्टी कहा जाता है, और सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर के खिलाफ काम कर रही है। और अब मामला अपनी आखिरी इंतहा तक पहुंच गए हैं, इस इंतहा तक कि सेक्शन हेडक्वार्टर को रेड अलार्म देना पड़ा। फिशर ने कहा, तो ये बात है, लेकिन मसला क्या है, उन्हें क्या चाहिए? फाकर ने कहा, मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर पस मंज़र बता देता हूँ। फिशर ने कहा, फिर उसने पाकिस्तान से फार्मूला हासिल करने, उसके पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का फानलैंड पहुँचना और आखिरकार फार्मूला उन्हें वापस कर देने के बारे में तफसील बता दी। फिर तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए था। फाकर ने कहा, वो वापस चले गए थे, लेकिन सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर के इंचार्ज रॉबर्ट से हमाकत हुई। वो कट्टर यहूदी था, उसने हुकूमत इसराइल से रब्ता करके उसे इस ईजाद के बारे में बताया और उन्हें ऑफ़र की कि वो फार्मूले की कापी हुकूमत इसराइल को भिजवा सकता है ताकि हुकूमत इसराइल इस फार्मूले को तैयार करके उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन हुकूमत इसराइल को जब मालूम हुआ कि ये फार्मूला पाकिस्तान की ईजाद है, तो उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खौफ से रॉबर्ट से फार्मूला लेने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उसे ये वादा ले लिया गया कि जब फार्मूले के तहत ये जदीद आला तैयार हो जाए तो वो ये बना बनाया आला हुकूमत इसराइल को सप्लाई कर दे, और रॉबर्ट ने कट्टर यहूदी होने की वजह से ये बात तस्लीम कर ली। मेन हेडक्वार्टर को उसकी इतला मिल गई, लेकिन रॉबर्ट के चूँकि मेन हेडक्वार्टर में काफ़ी हमदर्द मौजूद थे, इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय उसे सिर्फ वार्निंग दे दी गई। लेकिन उसकी इतला हुकूमत इसराइल के किसी मुखालिफ फ़लस्तीनी ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गई, बल्कि रॉबर्ट और सदर इसराइल के दरमियान होने वाली तमाम बातचीत का टेप वहाँ पहुँचा दिया गया, जिसमें सदर इसराइल ने यह भी कहा कि जैसे उसे यह आला मिलेगा, वो सबसे पहले इस आले की मदद से पाकिस्तान का दिफा मफलूज करके उसकी एटमी तनसीबात तबाह कर देगा। इस इतला के मिलते ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई। उनका मेन मकसद उस लिबर्टी को तबाह करना है जहाँ उस फार्मूले पर काम हो रहा है, ताकि ये आला तैयार होकर इसराइल ना पहुँच सके। लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर मुतमईन था कि वो ना ही लिबर्टी का पता चला सकते हैं, ना ही मेन हेडक्वार्टर का। लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस शीटलैंड पहुँच गई, जहाँ सेक्शन हेडक्वार्टर है। चनाचे उनके हाथ में का फौरी हुक्म दे दिया गया, लेकिन हुआ ये कि पे दर पे हमारे ही एजेंट ख़त्म होते रहे और वो बच गए। फिर एक बार तो मेन हेडक्वार्टर भी मुतमईन हो गया कि वो लोग हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन फिर पता चला कि वो पाकिस्तानी एजेंट हलाक नहीं हुए, बल्कि हमारे ही आदमी मारे गए हैं, जिस पर सेक्शन हेडक्वार्टर ने अपना ही वो अड्डा फौरी तौर पर ब्लास्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ये लोग हलाक ना हुए, सिर्फ ज़ख्मी हुए। फिर ये लोग पुरस्कार तौर पर शीटलैंड से ग्रेटलैंड पहुँच गए। ग्रेटलैंड में ब्लैक थंडर के स्पेशल एजेंट राशिल को उनकी तलाश और हाथ में कटा दिया गया, जबकि शीटलैंड में एक खसूसी एजेंट काम कर रहा था। उन सब लोगों को वहाँ ग्रेटलैंड में ट्रेस कर लिया गया, लेकिन फिर इतला मिली कि ये लोग वहाँ से वापस पाकिस्तान चले गए हैं। इस बात की तस्दीक भी हो गई, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट कर दिया गया कि उसकी हिफाजत का हर लिहाज से बंदोबस्त कर दिया गया। फिर अचानक इतला मिलती है कि वो एजेंट जो शीटलैंड में काम कर रहा था उसे हलाक कर दिया गया। फिर एक और इतला मिली कि जिस आदमी के ज़रिए ये फार्मूला ग्रेटलैंड से हासिल करके लिबर्टी पहुँचाया गया, जो आम से गुंजर बदमाशों के ग्रोह का सेकेंड लीडर था, वो हलाक हो गया। फिर उस ग्रोह का सरगना ग्राहम, जो कि आर्नल्ड के नाम से रहता था, वो भी अपने मखसूस अड्डे में मारा गया। तो सेक्शन हेडक्वार्टर ने एक ही रिहाइशगाह और दूसरे के ऑफिस में मौजूद खुफिया मशीनरी के ज़रिए इन वाक़यात की फ़िल्म और टेप चेक किए, तो पता चला कि उन्हें हलाक करने वाले इमरान और उसके एक साथी है। उन दोनों से उन्हें ये मालूम कर लिया गया कि लिबर्टी मार्को जजीरे में है और एयर क्लब की माल का कैटराइन उसकी अमली इंचार्ज है। इस इतला पर फौरी तौर पर कैटराइन को ख़त्म करके उसकी लाश भी गायब कर दी गई और एयर क्लब को भी क्लोज़ कर दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ ऐसे तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से उस लिबर्टी को बारे में जानते थे, उनका भी खात्मा कर दिया गया ताकि लिबर्टी को महफूज किया जा सके, क्योंकि उस लिबर्टी में सिर्फ पाकिस्तान के फार्मूले पर ही नहीं बल्कि और भी बेशुमार इंतहाई कीमती फार्मूलों पर काम हो रहा है। उसके साथ ही सेक्शन हेडक्वार्टर ने जब तमाम रिपोर्ट्स मेन हेडक्वार्टर को दी, तो मेन हेडक्वार्टर ने फौरी तौर पर रॉबर्ट को मौत की सज़ा दे दी, जिसकी हमाकत की वजह से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस दोबारा हरकत में आई और रॉबर्ट के असिस्टेंट राजर को सेक्शन हेडक्वार्टर का इंचार्ज बना दिया गया। उसके साथ साथ उसे हुक्म दिया गया कि वो रेड अलार्म का ऐलान कर दे और टॉप एजेंट को बुलाकर उसे इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथ में का हुक्म दे दे। मेन हेडक्वार्टर ने ये हतमी फैसला कर दिया कि इस सर्विस और इस इमरान का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये लिबर्टी और सेक्शन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया तो ब्लैक थंडर को मजमूई तौर पर इंतहाई ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा और ब्लैक थंडर जो अब इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करने और दुनिया की तमाम हुकूमतों के हाथ में पर गौर कर रहा है और किसी भी वक्त लाहे अमल का ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर और लिबर्टी तबाह कर दी गई
तो फिर इस पूरे ग्रुप में रहना पड़ जाएगा और हो सकता है कि ब्लैक थंडर को अपने असल मिशन पर अमल करने के लिए 2-4 साल मज़ीद रुकना पड़े। इससे ये बात हतमी तौर पर तय कर ली गई कि उन लोगों का खात्मा कर दिया जाए और इस इमरान को चूँकि सेफ लिस्ट में रखा गया, इसलिए फौरी तौर पर सेफ लिस्ट से उसका नाम खारिज कर दिया गया। चनांचे मेन हेडक्वार्टर के इस हुक्म पर फौरी अमल किया गया। चूँकि रेड अलार्म दे दिया गया, इससे ये केस मुझे रेफ़र हो गया। मैंने तमाम टॉप एजेंटों में से तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया कि तुम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करने के आदी हो और तुम्हारे काम करने का रिकॉर्ड तमाम टॉप एजेंटों में सबसे शानदार है और तुम मेन हेडक्वार्टर की टॉप एजेंसी में भी टॉप हो, इसलिए मैंने तुम्हें इमरजेंसी कॉल किया। फिशर ने तफसील से बात करते हुए कहा। उस सीक्रेट सर्विस और उस इमरान के बारे में क्या तफसीलात हैं? फ़ाकर ने स्पार्ट लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते? फिशर ने इंतहाई चौंक कर कहा, मुझे सब मालूम है, लेकिन ये लोग इस वक्त कहाँ हैं, कितनी तादाद में है, ये सब कुछ मालूम होगा तो मैं उनके खिलाफ हरकत में आऊँगा। फ़ाकर ने जवाब देते हुए कहा। जो रिपोर्टें मौजूद हैं उनके मुताबिक ये ग्रुप 2 औरतों और 5 मर्दों पर मुश्तमिल है। इन 5 मर्दों में इमरान भी शामिल है और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये लोग सेशन हेडक्वार्टर पर हमला करने के बजाय लिबार्ट्री को फोकियत देंगे। लिबार्ट्री जो कि मार्को में है, इसलिए लामहला तुम्हारे और उनके दरमियान मैदानी जंग मार्को ही बनेगा। फिशर ने जवाब दिया। मार्को में लिबार्ट्री कहाँ है और उसका बैरूनी इंचार्ज कौन है और वहाँ ब्लैक थंडर का एजेंट कौन है, ताकि वो मुकामी सतह पर मेरे ग्रुप के लिए खिदमत मुहैया कर सके? फ़ाकर ने कहा। माकर मेयर क्लब की मालका कैथलाइन बैरूनी इंचार्ज थी और वो वहाँ ब्लैक थंडर की एजेंट थी, लेकिन चूँकि उसके बाद में इमरान और उसके साथियों को इल्म हो गया, इसलिए उसे भी ऑफ कर दिया गया और एयर क्लब को भी बंद कर दिया गया। फिशर ने कहा। यही तो हमाकत की गई है, ये उनके लिए बेहतरीन ट्रैप बन सकता था। फ़ाकर ने कहा। नहीं, ये ज़रूरी था। जब तक तुम उस तक पहुँचते, वो लाजमन कैथलाइन से लिबार्ट्री का मोहल्ले वकू मालूम करके टारगेट तक पहुँच जाती है, इसलिए कैथलाइन को हटा दिया गया। अब यह इमरान और उसके साथी वहाँ लिबार्ट्री को तलाश करते फिरेंगे और तुम उन्हें हलाक करोगे। फिशर ने जवाब दिया। लेकिन हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? मार्को जजीरा मैंने देखा हुआ है, वहाँ हर कौमी के लोग आते जाते रहते हैं, वो आज़ाद जजीरा है। हम किस पर शक करेंगे और किस तरह उन्हें तलाश करेंगे? नहीं फिशर, ये काम इस तरह नहीं हो सकता। हमें उसके लिए बाकायदा ट्रैप बनाना पड़ेगा। कैथलाइन के अलावा और कोई आदमी है जिसे इस लिबार्ट्री के बारे में इल्म हो? फ़ाकर ने कहा। लिबार्ट्री जजीरे के शुमाल मशरिक में है, वहाँ उसके ऊपर एक क्लब बना हुआ है जिसका नाम रेकिस क्लब है, लेकिन ये रेकिस क्लब आम सा क्लब है। इस क्लब का कोई ताल्लुक लिबार्ट्री से नहीं और ना ही रेकिस क्लब के मालकान या अमले को ये इल्म है कि इस क्लब के नीचे लिबार्ट्री है। लिबार्ट्री का रास्ता समुंदर से होता हुआ एक छोटे से जजीरे पर जा निकलता है। इस जजीरे पर बज़ाहिर एग्रीमेंट नेवी का कब्जा है, लेकिन ये नेवी नहीं बल्कि असल में ब्लैक थंडर के ही लोग हैं। उनके पास आबदोज़े हैं जिनकी मदद से ये लोग लिबार्ट्री के लोगों की ज़रूरत के वक्त मार्को पहुँच जाते और ले आते हैं। उसके कैथलाइन को इस सेटअप का इल्म था और किसी को भी इसका इल्म ना था। फिशर ने कहा। फिर बकीशा सीक्रेट सर्विस को आखिर किस तरह चेक किया जाए? फ़ाकर ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम अगर जहानत इस्तेमाल करो तो आसानी से ऐसा कर सकते हो। फिशर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसे, मुझे बताओ, मेरी समझ में वाकई कोई ठोस बात नहीं आ रही। फ़ाकर ने कहा। मार्को एयर क्लब के अलावा एक और क्लब भी ब्लैक थंडर की मलकियत है, उसका नाम रीजेंट क्लब है। इस क्लब का बज़ाहिर मालिक और जनरल मैनेजर एक बूढ़ा आदमी है जिसका नाम रीजेंट है। उसके ज़िम्मे लिबार्ट्री के लिए सिर्फ खसूसी साइंस मवाद की सप्लाई है, जो ये काम इंतहाई खुफिया तौर पर करता है। बज़ाहिर ये सप्लाई एग्रीमेंट नेवी के नाम की जाती है और एग्रीमेंट नेवी उसे रेजेंट से वसूल करती है, लेकिन सिर्फ रेजेंट को ज़ाती तौर पर यह मालूम है कि ये सप्लाई दरअसल आर लिबार्ट्री के लिए है। तुम उस क्लब में अपना हिस्सा बना लो, अपना अड्डा बना लो। रेजेंट तुम्हारे लिए वहाँ हर किस्म की सहूलियात मुहैया कर सकता है। रेजेंट को यह हुक्म दिया जा सकता है कि वो पूरे मार्को में अपने मखसूस आदमियों के जरिए इस बात को फैला दे कि कैथलाइन के हादमे के बाद उसे ब्लैक थंडर का एजेंट बना दिया गया है। जाहिर है इस तरह इमरान और उसके साथी एजेंट से रब्ता करेंगे और तुम उन्हें आसानी से घेर सकते हो। फिशर ने कहा तो फ़ाकर पहली बार मुस्कुरा दिया। अगर तुम्हारी जगह ये बात किसी और ने की होती तो मैं लाज़मन उसे दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कह देता, लेकिन तुम्हें यह अलकाब नहीं दिया जा सकता। फ़ाकर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ सॉरी, क्या मैंने गलत प्लानिंग की है? फिशर ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। हाँ, ये लोग हर दर्जा तेज़ और ज़हीन है। जैसे ही ये बात पूरे मार्को में फैलाई जाएगी, वो लोग समझ लेंगे कि उनके खिलाफ ट्रैप बिछाया जा रहा है। फिर वो सामने नहीं आएंगे, बल्कि रेजेंट को किसी भी जगह घेर कर उसे असल बात उगलवा देंगे और हम सिर्फ रेजेंट क्लब को ही चेक करते रह जाएंगे। फ़ाकर ने कहा। तो फिर तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो? कैथलाइन तो बहरहाल ज़िंदा नहीं हो सकती। फिशर ने कहा। कुछ नहीं, अब मुझे खुद ही वहाँ पहुँच सब कुछ करना होगा। बहरहाल रेजेंट को इतला दे दो कि वो हमें वहाँ सहूलियात मुहैया करें, बाकी काम हम कर लेंगे। फ़ाकर ने कहा। ठीक है, लेकिन ये सुन लो फ़ाकर कि तुमने किसी चेकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, हर कीमत पर उनका खात्मा करना है, चाहे तुम्हें मार्को में रहने वाले हर आदमी को हलाक क्यों ना करना पड़े। फिशर ने कहा। मुझे ऐसे ही टॉप एजेंट नहीं बनाया गया। मैं जब काम करूँगा तो नतीजा यही निकलेगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ख़त्म हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो, चाहे ये कितने ही बड़े एजेंट हो, लेकिन बहरहाल टॉप एजेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। फ़ाकर ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। ओके, विश यू गुड लक।
मैं सेक्शन हेडक्वार्टर को इतला दे दूँ कि मिशन तुम्हारे स्पुर्द कर दिया गया है, फिशर ने कहा तो फाकर ने इस बात में सर हिलाया, फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर आ गया। मार्को जजीरे पर वाक़ एक रिहायशी कॉलोनी की एक छोटी सी कोठी के एक बड़े कमरे में इस वक्त इमरान अपने तमाम साथियों समेत मौजूद था। ये कोठी इमरान ने मखसूस अंदाज में हासिल की थी। इस कोठी में यह खसूसियत थी कि उससे एक ऐसा खुफिया रास्ता था जो कुछ फासले पर दूसरी कोठी में जा निकलता था, और ये दूसरी कोठी में भी उन्हें साथ ही मिल गई थी। इमरान ने इस अंदाज में सेटिंग की थी कि सालिया, सफदर और कैप्टन शील इस दूसरी कोठी में, जबकि जूलिया, इमरान और तनवीर और हावर इस कोठी में रिहाइश पजीर थे। इमरान ने अपने तमाम साथियों के खसूसी मेकअप किए जो किसी भी कैमरे या मेकअप वाशर हत्ता के सादा पानी से भी चेक ना हो सकते थे, ना ही साफ़ हो सकते थे, सिर्फ मखसूस केमिकल से जिनकी मदद से उन्हें साफ़ किया जा सकता था। इसके अलावा उनके पास ऐसे कागजात मौजूद थे जो 100% दुरुस्त थे। वो ये मार्को जजीरा आज़ाद जजीरा था जहाँ आने के लिए किसी वीज़े या कागजात की ज़रूरत ना थी, लेकिन इमरान जानता था कि अगर उस जजीरे पर ब्लैक थंडर ने अपनी लिबार्टी कायम की हुई है तो हो सकता है कि जजीरे पर असल कंट्रोल भी ब्लैक थंडर का ही हो, और वो यहाँ की इंतज़ामिया के ज़रिए यहाँ आने वाले हर आदमी की चेकिंग भी करा सकती है। इसलिए वो सब इंतजाम करके यहाँ मार्को पहुँचे। ग्राहम से इमरान ने क्लब और कैथरान की टिप हासिल कर ली थी, लेकिन जहाँ आकर जब उन्हें मालूम हुआ कि गुंडों की एक लड़ाई के दौरान कैथराइन हलाक हो चुकी है और जहाँ की इंतजामिया ने एयर क्लब सील कर दिया है, तो वो समझ गया कि ग्राहम और राज दोनों की ना सिर्फ मौत की इतला ब्लैक थंडर तक पहुँच गई है, बल्कि उन्हें ये भी मालूम हो गया कि कैथराइन का नाम भी सामने आ चुका है। उसे इस बात पर हरगिज़ हैरत ना थी कि ये इतला उन तक कैसे पहुंची, क्योंकि उसे मालूम था कि ब्लैक थंडर के लिए ये बात मामूली है। उन्हें मार्को पहुंचे हुए 2 रोज़ गुजर चुके थे, और उन 2 रोज़ में उन्होंने तकरीबन पूरा मार्को घूम डाला, तमाम क्लबों होटलों में भी हो गए थे, लेकिन अब तक वो ये मालूम ना कर सके कि ये बैटरी कहाँ है, किस तरह से सप्लाई वगैरह पहुँचती है, क्योंकि मार्को में उन्हें मामूली सा भी सुराग नहीं मिल सका कि कहीं किसी साइंसदान को देखा गया या कोई साइंसी सप्लाई की जाती है। वो रात को दोनों कोठियों के खुफिया रास्ते की वजह से यहाँ इकट्ठे हुए। इसके बावजूद इमरान शीटलैंड से अपने साथ अपने खसूसी आलात खरीद कर ले आया था, जिनकी मदद से उन दोनों कोठियों की बाकायदा निगरानी की जाती, ताकि अगर कोठी पर रेड किया जाए या बेहोश कर देने वाली गैस फायर की जाए तो उन्हें पहले से इतला मिल जाए। इसके अलावा इमरान ने उसे कैप्सूल भी ग्रेटलैंड से फार्मिंग के ज़रिए मंगवा कर खुद भी इस्तेमाल कर लिए और अपने साथियों को भी इस्तेमाल करा दिए, जिनकी वजह से 1 हफ्ते तक किसी भी गैस से बेहोश ना हो सकते थे। उन्हें यकीन था कि वो 1 हफ्ते में अपना मिशन पूरा कर लेंगे, लेकिन 2 रोज़ की ज़बरदस्त भागदौड़ के बावजूद वो अब तक उस लिबार्टी का कोई मामूली सा क्ल्यू भी मालूम ना कर सके थे। अलबत्ता अब तो यूँ लग रहा था जैसे राल्फ और ग्राहम दोनों ने उनसे गलत बयानी की है और जहाँ कोई लिबार्टी मौजूद नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात की वजह से वो अपने सच्चे को रद्द कर देते कि यहाँ लिबार्टी ना थी तो फिर कैथराइन को ख़त्म कराने की क्या ज़रूरत थी। इमरान ने फार्मिंग की मदद से ऐसे हालात भी मंगवा ली जिनकी मदद से उनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ की रेंज इस कदर कमज़ोर हो जाती कि वो ज़्यादा वसी रेंज में पहुँचकर आवाज़ों की लहरें इस कदर कमज़ोर हो जाती कि उन्हें किसी भी तरह चेक ना किया जा सकता था। ये छोटे छोटे हालात उन सब ने ऐसे अपने लिबासों के अंदर इस अंदाज में छुपाए थे कि आमतौर पर नज़र ना आ सकते। इसलिए अब वो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कमरे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान, आखिर हम कब तक यहाँ अहमकों की तरह फिरते रहेंगे? जूलिया ने कहा। मैंने कब तुम्हें अक्लमंद बनने से मना किया? तुम अक्लमंदों की तरह घूमो फिरो। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। मैं संजीदगी से बात कर रही हूँ, जहाँ मेरे ख्याल में कोई लिबार्टी नहीं। अगर होती तो लामहला कोई ना कोई क्लू अब तक मिल चुका होता। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मिस जूलिया, इमरान साहब का ख्याल दुरुस्त है कि लिबार्टी बहरहाल जहाँ मौजूद है, अगर ना होती तो उस एयर क्लब को बंद ना किया जाता, कैथराइन को ना हटाया जाता। अब तो खुद इमरान साहब के साथ थी, उस ग्राहम ने उन्हें कैथराइन और एयर क्लब के बारे में बताया था, सफदर ने कहा। लेकिन अगर ऐसा है भी सही तो हमें अब क्या करना होगा? क्या हम इस तरह बस यहाँ घूमते फिरते रहेंगे? जूलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब को किसी की आमद का इंतज़ार है। अचानक कैप्टन शील ने कहा तो सब बेएहतियात चौंक पड़े, जबकि इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। किसकी आमद का इंतज़ार? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा। ब्लैक थंडर को अगर ये बात मालूम हो गई है कि हमें ग्राहम के ज़रिए जहाँ मौजूद लिबार्टी का इल्म हो चुका है, तो वो जाहिर है हमें खुली छुट्टी नहीं देगी। इसलिए लामहला वो अब यहाँ हमारे मुकाबले के लिए कोई ऐसा एजेंट भेजेंगे जो उनके ख्याल के मुताबिक हमारा मुकाबला कर सकता होगा, और यकीनन इमरान साहब को उसी एजेंट की आमद का इंतज़ार होगा, कैप्टन शील ने वजाहत करते हुए कहा। और कैप्टन शील की बात दुरुस्त है, उस एजेंट की आमद पर वाकई हम दुरुस्त क्ल्यू हासिल कर लेंगे, साले ने चौंक कर कहा। वो कैसे? क्या वो एजेंट खुद आकर हमें बताएगा? इमरान, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। नहीं, उन्हें मालूम है कि हमारा टारगेट लिबार्टी है, इसलिए जिस एजेंट को जहाँ भेजेंगे उसे लाजमन मालूम होगा कि लिबार्टी कहाँ है। वो हमारे खिलाफ ट्रैप भी बिछाएगा और वो उस लिबार्टी को मरकज़ में रखकर ही बिछाएगा। उसके साथ साथ वो हमें ख़त्म करने के लिए हमें तलाश भी करेगा। इस तरह लाजमन वो एजेंट ही उसके आदमी सामने आ जाएंगे और फिर उनसे ही लिबार्टी की दुरुस्त मोहल्ले वकूअ का इल्म हो सकेगा, साले ने कहा।
वेरी गुड सालिया, तुमने वाकई बेहतरीन तज्जिया किया, मेरा भी यही ख्याल था, कैप्टन शील ने बड़े तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। अब तो लुटिया ही डूब गई मेरी, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या मतलब? जूलिया ने हैरान होकर कहा।